फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी जर्नी में। देखने वाले हैं हम हमारा ये जो पार्ट 2 है सीडीपी का। आपके 30 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, हिंदी के भी अपलोड हो चुके हैं, हम लोग पैसेज कर चुके हैं, उसकी पेडागॉजी कर चुके हैं। इंग्लिश का भी आपका सेक्शन जो भी था वो अपलोड हो चुका है। मैथ और ईबीएस जो आपका बचा हुआ है उसको भी मैं जल्दी से अपलोड करने के लिए ट्राई करूँगी। और अभी जो हम लोग करने वाले हैं, ये जो आपका पेपर है ये आपका 21 जनवरी 2022 को जो आपका ऑनलाइन शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो आपका पेपर है, जिसको कि हम सीडीपी का पोर्शन इसमें सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लाती रहूँगी। तो चलिए फिर बिना टाइम अपना वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। देखेंगे हम इसको, और ये आपका सीडीपी का पोर्शन जो कि हम लोग करेंगे अभी, इसमें 30 क्वेश्चन और 30 ही मैंडेटरी यानी कि सभी अनिवार्य होते हैं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट से हम देखना स्टार्ट करेंगे इसको, और आप बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती हूँ, मैं पढ़ती कैसे हूँ और मैं कौन सी उसमें ट्रिक लगा के उसको सॉल्व करने का प्रयास करती हूँ। तो देखेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में से निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कि बाल विकास के जो कुछ सिद्धांत होते हैं उनमें आपका कौन सा कथन इसमें से सही है। पढ़ेंगे हम हमारे ऑप्शंस को। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, यानी कि जो आपका विकास है वो शरीर के केंद्र से किधर होता है, बाहरी भाग की तरफ ये होता है। ये आपका जो सिद्धांत है विकास का वो आपका कौन सा सिद्धांत है, प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें सेंटर से पेरीफेरी यानी कि बाहरी तरफ आपका जो बच्चे का विकास है वो होता है। आपका ऑप्शन इसमें सही है। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं पता है कि सिफेलोकॉडल कौन सा होता है, क्या विकास होता है, तो वो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, उस चीज को आप समझिएगा। जैसे मान लो मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, मैंने इसको पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं क्या देखूंगी, मैं सेकेंड ऑप्शन देखूंगी, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। भाई किसने कह दिया, सीधा सीधा लिखा गया है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई क्यों नहीं पड़ता है, आप ये बताइए। जिस दिन आप इमोशनली आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, क्या आप उस दिन बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, क्या आप उस दिन बहुत कुछ अच्छा काम करने में आपका मन लगेगा। तो ये किसने कह दिया कि एक क्षेत्र का आपका जो वो होता है वो दूसरे क्षेत्रों पर आपको इफेक्ट नहीं डालता। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है तथा इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। किसने आपसे बोल दिया भाई विकास कभी भी हमारा क्या होता है, कभी भी संख्यात्मक माप से वृद्धि एक ऐसी चीज है जिसको कि आप माप सकते हो कि हाँ बच्चे की हाइट बढ़ गई है, इतना वेट इतना बढ़ गया है। बट विकास विकास हमारा क्या होता है, संज्ञान से रिलेटेड होता है, हमारी बुद्धि में विकास होता है। हम जो चीजें समझते हैं उनमें और दृढ़ता आती है, हम चीजों को और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप बताओ, आपको नाप लोगे कि आज आपने एक पेपर कर लिया तो आपका इतने ग्राम या इतने केजी आपका विकास आज हो गया है। तो इस तरीके से है ना, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये तीनों हमारे गलत हो गए, और फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, सिर्फ एक, तो वो हमारा इसमें सही हो जाता है। ये भी ट्रिक आप इसमें यूज कर सकते हो। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका इसमें, बच्चों में भाषा का विकास किससे प्रभावित होता है। कि जो बच्चे हैं वो भाषा सीखते हैं, उनकी जो भाषा का विकास होता है तो उस पर किस किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। तो पहले तो आपको जहाँ भी केवल मिल जाए समझ लो निगेटिव वर्ड, केवल मिल जाए निगेटिव वर्ड, ना और ना नहीं भी मिल जाए तो ज़्यादातर आपके ऑप्शन कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। अगर बच्चे के हित में है और वहाँ पर कह दिया नहीं करना है तो वो भी आपका ऑप्शन उसमें निगेटिव हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट इसमें सही है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, यानी कि दोनों की अंतःक्रिया से बच्चे का भाषा विकास हो, चाहे बच्चे का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सभी दोनों से प्रभावित होते हैं। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रगतिशील कक्षा, आपकी जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें क्या होता है, केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देते हैं। केवल तो आपका निगेटिव वर्ड है, हटा दो इसको। अंक उन्मुख होती है, क्यों भाई अंक उन्मुख, यानी कि हम क्या करेंगे, नंबर्स के लिए सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ऐसी प्रगतिशील कक्षा होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। अब अधिगम के सिर्फ व्यवहारवादी सिद्धांतों से ही हम बच्चों को क्यों सिखाएंगे। मान लो आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं आते हैं, देखना किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको मान लो ये ऑप्शन नहीं आते हैं इसमें, तो हम क्या देखेंगे, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है या अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। अब देखो आपकी जो पूरी लर्निंग होती है वो सिर्फ व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आपकी आधारित नहीं हो सकती। तो आपका बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं को जहां आप सम्मान करेंगे वो आपका कैसा
कैसा आंसर होता है, पॉजिटिव होता है, वेस्ट आंसर होता है। और एक प्रगतिशील कक्षा की यही विशेषता होती है कि उसमें अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखते हुए हम उसमें सभी को समझ में आए, इस तरीके से हम अपनी टीचिंग मेथड को अपना के और बच्चों को उसमें पढ़ाते हैं। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। ओके, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें हम क्या करेंगे, सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, यानी कि ऑपरेशनल पीरियड, ये आपका जो प्रथापूर्ण चरण, इनों के 3 चरण होते हैं। ओके, और 3 चरण में 2-2 स्टेजेस होती हैं। तो आपकी जो फर्स्ट वाले में जो 2 स्टेजेस होती हैं उसमें एक होती है आपकी दंड और आज्ञा पालन, यानी कि सजा को टालने के लिए नियमों का पालन करना। तो आपका ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, यानी कि अधिगम को बच्चों के लिए इजी बनाने के लिए, सुसाध्य का मतलब होता है इजी बनाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करे। इसमें इम्पॉर्टेंट तरीके से क्या पूछा गया, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए। तो इसमें क्या है, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। ठीक है, यानी कि आप बच्चों को क्या कीजिए, आप बच्चों को कॉन्सेप्ट दीजिए और उनके बीच में वो खुद से लर्निंग बाय डूइंग से चीज़ों को सीखें। इसलिए आप उसमें क्या कर सकते हो, उनको उसमें संबंध खोजने को महत्व देना चाहिए। अब सारी चिंतन को प्राथमिकता दें, ये तो ठीक है, बट जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, इसमें आपको बच्चों को खुद से नहीं समझाना है, इसलिए आपके ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे कट जाएंगे। और आपको बच्चे के लिए इजी बनाना है, तो आप जो विभिन्न संकल्प जो होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके बच्चों को खुद से कहें कि वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखें और वहाँ पर उसके बीच में संबंध को खोजें। तो आपका ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा वो आपका थर्ड वाला इसमें सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेपाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, यानी कि जो लेपाइगोस्की का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का, वो किस पे जोर देता है, आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को। सेकंड देखेंगे हम संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। तो जब भी आपकी वाइगोस्की की बात आएगी वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, उन्होंने संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। संज्ञानात्मक विकास में समाज, संस्कृति और आपका विकास, यानी कि समाज और संस्कृति को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो जब भी वाइगोस्की की बात आएगी तो आप जहाँ पर भी आपको संस्कृति, समाज इस तरीके के वर्ड्स मिल जाएंगे, उस ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। तो आनुवंशिकता के विकास के प्रभाव पर नहीं दिया, समाजीकरण के कोई मॉडल नहीं दिया इन्होंने, अभिप्रेरणा और आरोपण के प्रतिरूप ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया है। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं इसमें, जिसमें कि आपका आता है जेंडर बायस, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपसे 100% पूछे ही जाएंगे। तो इसमें क्या है, वो क्या करता है, उसे लगता है कि सिर्फ लड़कों को ही क्रिकेट आता है और लड़कियों से नहीं। ये जो हमारी धारणाएं हैं जो बनी हुई हैं, इनको हम कहते हैं जेंडर पक्षपात या जेंडर बायस होना। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है आपका सेकेंड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है, यानी कि जो आपकी चाइल्ड सेंटर जो आपकी क्लासरूम है उसमें आप किसको महत्व देंगे। तो आप खुद सोचिए कि आप अगर टीचर हैं तो आप बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देंगे निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को। क्यों भाई, सिर्फ परीक्षाएं करने से अगर बच्चे स्मार्ट हो जाएं तो फिर तो हो गया। उसके बाद है आपका ज्ञान की सक्रिय संरचना को, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। इसमें ज्ञान की जहाँ पर भी सक्रिय संरचना होगी वो आपका ऑप्शन कैसा है, लर्निंग बाय डूइंग से है। प्रगतिशील कक्षा भी इसी तरीके की होती है, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। तो आप ऑप्शन 2 के साथ जा सकते हो। थर्ड देखेंगे हम, किसी भी तरह से पाठ्य, क्यों भाई किसी भी तरह से, क्यों, जब तक बच्चों को समझ नहीं आ रहा, दंड ऐसा कुछ इसमें बताया नहीं गया है। तो आपका ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन।
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? यानी कि देखो, अब समझ लो, सामाजिकरण के दो कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामाजिकरण के आपके दो कारक होते हैं। एक आपका होता है फर्स्ट यानी कि प्राथमिक, एक होता है सेकेंड। तो जहाँ पर भी आपका परिवार आ जाएगा वो आपका प्राथमिक कारक हो जाएगा, और जहाँ पर भी मीडिया आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, पास पड़ोस है वो आ जाएगा, वो सब आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। तो यहाँ पर इन्होंने प्राथमिक कारक पूछा है, तो पुस्तकें और पत्रिकाएं, माता पिता का कार्य स्थल। माता पिता जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां से थोड़ी ना बच्चे का विकास होता है, तो ये आपका कट जाएगा। हर अस्पताल के कर्मचारी, ये भी नहीं होगा। पुस्तकें और पत्रिकाएं ये आपकी सेकेंडरी हो जाएगा। निकटस्थ परिवार यानी कि जो आपकी फैमिली है वो आपका कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक सामाजिकरण आपका इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के सम अनुरूप है? जीन पियाजे ने आपकी कितनी अवस्थाएं दी हैं? जीन पियाजे ने यहाँ पे आपकी 4 अवस्थाएं दी हैं। एक जन्म से 2 साल है, 2 से 7 है, 7 से 11 है और 11 से ऊपर है। ये तो बिल्कुल क्रम में लगे हुए हैं। तो जो आपकी तीसरी अवस्था होती है इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण, ये सही हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा। इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो, यानी कि आप ऐसे अध्यापक हैं जो कि मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करते हैं। आप समझते हैं कि बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, तो हमें उनके लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे? आप अपनी कक्षा में जो असेसमेंट करेंगे, जो आकलन करेंगे, वो किस तरीके से सभी विद्यार्थियों के लिए समान। भाई जब अलग अलग हैं तो समान कैसे होगा? केवल जहाँ पे लगा हो आपका निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित, अब भाई सीखने के तरीके से संबंधित ना हो तो ऐसे आकलन से हमें क्या ही करना? आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। इस तरीके से आप अपनी अप्रोच रखा करो क्वेश्चन को पकड़ने की, जिससे कि आपके सारे ही ऑप्शन इसमें सही हो, आपके सारे क्वेश्चन, और आपके मार्क्स वगैरह काफ़ी अच्छे आएँ और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए, है ना। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लेबैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक इसमें है? तो लेबैगोस्की का आपका जो सिद्धांत है इसमें देखो क्या होता है, यानी कि ये कोई बच्चा है इसके अंदर, और ये उसका कौन है? संभावित विकास का क्षेत्र है। यानी कि बच्चा यहाँ पे अपने मन से कोई काम कर सकता था, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो वो यहाँ तक जा सकता है। तो आपका ये जो सर्कल है ये आपका है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो आपकी मदद की गई है उसको हम क्या कहते हैं? पाड़ या ढांचा कहेंगे। वही इन्होंने पूछा है कि पाड़ किसे कहते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पे, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना। निर्देश नहीं होता है इसमें। गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित कभी नहीं करना हमें। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप, अध्यापक को कोई मतलब नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाते हैं तो उस समय उन्हें संकेत या इशारे देना, या फिर उनको थोड़ी सी हेल्प कर देना ताकि वो वहाँ से निकल जाएं और वो अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलप जहाँ उनका हो सकता था उतना उनका विकास उसमें हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? देखेंगे हम इसमें। बुद्धिमत्ता को केवल हटा दो भाई। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो गया, निगेटिव हो गया, हटा दो। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता को सुनिश्चित करती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फोर्थ देखेंगे, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो आपकी बुद्धिमत्ता है, आपकी इंटेलिजेंस है, वो सिर्फ ये नहीं कि जो बच्चा विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करेगा वो ही बुद्धिमान है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, उसके बाद भी वो अपनी लाइफ में वेस्ट करते हैं। तो ये क्या है? विद्यालय में प्रदर्शन करने की योग्यता से भी कहीं अधिक है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें फोर्थ वाला सही हो जाएगा। देखेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय जो बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? अब यहाँ पे जो है इसमें कोई प्रतीकात्मकता नहीं दिखाएगी, पदार्थ वस्तु स्थायित्व भी नहीं है, आस्थगित अनुकरण भी नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा आपका आत्मसातकरण है। आत्मसातकरण क्या होता है? जैसे कि बच्चे के स्कीमा में कुछ था, जैसे कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उसने
मान लो यहाँ पे एक घोड़ा था, ठीक है, उसने घोड़े को देखा तो उसने देखा कि 4 पैर हैं, एक पूंछ है, इस तरीके से। फिर उसने एक खच्चर को देखा या उसने एक गधे को देखा तो उसने बोला वाह ये कितना अच्छा घोड़ा है, यानी कि जो उसके स्कीमा में था उसी में उसने उस चीज को भी ऐड कर लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, आत्मसातकरण करना। अब नेक्स्ट है आपका भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की को क्या सुझाते हैं, यानी कि जो लेव वाइगोस्की है भाषा और विचार, ये मैंने अभी पिछला जो वो किया था, देख कितने मतलब रिपीट क्वेश्चन वही आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने जिसको किया था उसमें भी ये 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। तो अगर आप शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है और आपकी शिफ्ट बाद में है तो आप मतलब जो पेपर आते जाएंगे उनको सॉल्व करते रहिएगा, उससे भी आपके चांसेस नंबर बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है, ये नहीं होगा। इन्होंने क्या है, इन्होंने भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है और इनका कहना है कि भाषा आपकी, देखो जब आपको बहुत सारी भाषाएं आएंगी तो आपका नॉलेज भी मतलब उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये कौन मानता है, ये वाइगोस्की इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। और कोई संबंध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, संज्ञानात्मक विकास निर्देशित करती है, ये आपके ऑप्शन नहीं है इसमें। तो हमने इसमें यहाँ पे 15 क्वेश्चन को कवर किया है और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से वहाँ पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे ज़रूर बताइएगा लिखकर। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।